ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आपका, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 73 तक पढ़ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे 74 से लेकर 75, जो आपका बताता है किसके बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, ये दो उपबंध है जो आपका मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए हैं। तो जैसे हम लोग पिछले क्या अध्याय में क्या पढ़े, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी बोला। आर्टिकल 52 के तहत क्या होता है आपका, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 बोलता है कि उसकी सारी शक्तियां किसमें होगी, उसके अधीनस्थ कर्मचारियों में निहित होगी। तो वह जो शक्तियां राष्ट्रपति पे निहित होगी बोला जाता है, ठीक है, वह शक्तियों का प्रयोग वो कैसे करेगा, मंत्री परिषद के सलाह के और सहायता से उन शक्तियों का वह प्रयोग करता है। तो उसी के लिए 74 और 75 में आपका रखा गया है मंत्री परिषद को। अब मंत्री परिषद क्या होता है इसको समझते हैं। सामान्य भाषा में आपको पता होगा कि देखिए, राष्ट्रपति को अपने कृत्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। ऐसी सलाह को किसी भी न्यायालय में जांच या के विषय नहीं बनाया जा सकेगा, एवं राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनः विचार करने के लिए कह सकेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो हमने अब बताया आपको 52 के तहत राष्ट्रपति होता है और 53 के तहत राष्ट्रपति को शक्तियां जो उसके कार्यपालिका की शक्तियां किसमें, राष्ट्रपति में निहित होगी बोला गया है। और उन शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा, मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से, एड एंड एडवाइज विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहां पे फिर मंत्री परिषद को बताया गया है। तो 4A कहता है आपका, और ये जो 4A है आपका, इस संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 से आया है। ठीक है, मतलब उसमें उसको लोप कर दिया गया है यहाँ पे। तो कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, ठीक है, दो बातें हैं यहाँ पे, बोलिएगा नहीं, क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसको बोला जाता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और जिसका अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होगा वह होगा आपका पीएम, जिसको बोला जाता है आपका प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। ठीक है, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो मेन जो कहा यहाँ पे क्या बता दिया आपका, जो मेन बात थी कि जो राष्ट्रपति होगा वो, ठीक है, वो किसके हेड एंड एडवाइस से कार्य करेगा, सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, उन्हीं की सलाह पे वो कार्य करेगा। अब दूसरी बातें देखते हैं। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब इसमें यह है कि राष्ट्रपति अगर कोई सलाह मांगता है, ठीक है, तो उस सलाह को क्या है, मंत्रिपरिषद उस सलाह को देगी। ठीक है, साधारणतया क्या करेगा वो, उस सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है, अगर उसको मन लगता है कि उस सलाह को ना माने तो वो फिर से उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और ऐसा करने के पश्चात उस सलाह को दोबारा जब वो चीज अगर फिर से आ गई तो उस पर उसको कार्य करना उसको अनिवार्य होगा। ठीक है, अब उसके बाद है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक अमेंडमेंट था, जो परंतु खंड हमने पढ़ा भी, राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद से सलाह पर साधारणतः अन्यथा वाला में। तो ये आपका था 40वां 48th अमेंडमेंट था। ठीक है, सॉरी, ये आपका था 44th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ठीक है, ये वाला कि आपका पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा, इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। अब इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, यदि दी तो क्या दी। ठीक है, तो अब न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा कि जो मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति सलाह मांगता है, उस सलाह के लिए राष्ट्रपति जो भी सलाह उसको दी जाती है वो क्या होगी, और यदि वो दी गई है तो वो क्या होगी। इसके लिए कोई भी जांच कभी भी कोई नहीं कर सकता, ना सुप्रीम कोर्ट इस चीज को कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग सारी चीजों को कि देखिए,
अब ये क्या है कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, वो किस पे होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन उसका जो वास्तविक जो हकदार होता है वो कौन होता है, मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, मतलब मंत्रिपरिषद की सलाह में के एड एंड एडवाइस से कौन काम करता है, आपका प्रेसिडेंट काम करता है। अब मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसको बोला जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अब इसी के पास ये सारी चीजें आपकी चलती है। ठीक है, तो यह व्यवस्था क्या है, राष्ट्रपति में एक संवैधानिक अध्यक्ष होने मात्र की पुष्टि करता है, और यह भी संकेत देता है कि कार्यपालिका की शक्ति संविधान के पन्नों पर राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वास्तविक रूप से कौन उसको यूज करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री करता है, या आपका मंत्रिपरिषद करता है। इसके पीछे के जो मुख्य कारण है उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, कि देखिए भारत में जो है संसदीय शासन पद्धति को अंगीकृत किया गया है। पहला क्या है यहाँ पे, कि इसके पीछे कारण क्या है, कि वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास कैसे निहित हो जाती है, कि राष्ट्रपति के अंदर अंतर्गत होती है, लेकिन वो सारा काम क्या है, प्रधानमंत्री के सलाह और मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से सलाह लेकर और सहायता लेकर ही करता है। तो यहाँ पे क्या है, संसदीय शासन पद्धति है। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ जो शासन पद्धति में क्या होता है, जो संसद हो, ठीक है, वो क्या है, सर्वोच्च पोजीशन में होती है, कि संसद जो कार्यपालिका की जब बात करेंगे तो उसमें कौन होता है, संसद आपका हमेशा सर्वोच्च होता है। फिर संसद के सदस्यों से ही क्या होता है, मंत्री, इससे ही इससे संसद में ही क्या होता है, आपका मंत्रिपरिषद बनता है। ठीक है, और जो मंत्रिपरिषद होती है वो संसद के लिए बनाई जाती है, और वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और राष्ट्रपति, इनका क्या है कि संसद का और मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति के प्रति कोई दायित्व नहीं होता या कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए क्या है, सारी शक्तियां किसको दी जाती है, पीएम के हाथ में आ जाती है, और जो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती है। इसलिए क्या है कि जो भी अब भारत में जो भी चीजें होती है उसके लिए क्या है कि राष्ट्रपति कोई भी काम अपने मन से नहीं कर सकता। जो भी काम करना है उसको अपना क्या होगा, यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद दिया गया है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनसे मिलकर मिलकर काम को करेगा। ठीक है, अब ये प्रधानमंत्री, अब ये क्या, आपका ये कौन बनाता है, मंत्रिपरिषद को कौन बनाता है, कि जैसे जो भी हमारे जो सामान्य जो चुनाव होते हैं, ठीक है, उसमें जो बहुमत दल के जो नेता होते हैं, ठीक है, जो भी बहुमत दल होता है, उनको क्या राष्ट्रपति आमंत्रित करता है कि आइए आप सरकार बनाइए। ठीक है, और जो भी बहुमत में होगा उसके जो अब बहुमत का होगा तो उसका जो भी मुख्य नेता होगा, ठीक है, उसको क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री, और अन्य को बनाया जाता है मंत्री। ठीक है, तो ये उनका पूरा मंत्रिमंडल बनता है, ये सारी चीजें होती है इसमें। अब देखिए भारत में क्या है कि अब राष्ट्रपति के पास क्या है, जो आप हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति के पास क्या है, नाम मात्र की शक्तियां हैं। ठीक है, इसके पीछे भी कई कारण हैं। अब देखिए इसके पीछे की नाम मात्र की शक्तियां इसको दी गई है, कि ये जो आपका इंग्लैंड से के जो इंग्लैंड की जो शासन पद्धति है उसी के समरूप ऐसी है। ठीक है, ये क्योंकि देखो इंग्लैंड का जो सम्राट के बारे में एक बात कही जाती है, कहा जाता है कि यहाँ का जो इंग्लैंड का सम्राट होता है वो बहुत ही महान है, लेकिन वह किसी के साथ कोई ना वादा कर सकता है, न कोई संधि कर सकता है, और वह कभी भी ना तो बुद्धिमानी पूर्वक कार्य कर सकता है, ना मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है। मतलब कि उसको नाम मात्र क्या बनाया गया है, जैसे इंग्लैंड के लिए सम्राट बनाया गया है, तो वैसे ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति को नाम मात्र की शक्तियां उसके पास निहित है, क्योंकि वह कोई भी कार्य करेगा तो उसको सहायता और सलाह किससे लेनी पड़ेगी, आपका मंत्रिपरिषद से लेनी पड़ेगी। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उसको लेनी पड़ेगी। अब मंत्रियों के बारे में हम देखते हैं कि क्या चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होगा, मंत्रिपरिषद होगा। तो मंत्रिपरिषद, जो मंत्री और मंत्रिपरिषद को आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। अब मंत्रियों में क्या होता है कि जो प्रधान होता है, ठीक है, जो भी उसका जो मुख्य जो हेड हो, जो करेगा उस परिषद को, उसको बोला जाता है उसको प्रधानमंत्री, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब जो यहाँ पे जितने जब मंत्री परिषद होता है तो इसमें होते हैं आपके 3 प्रकार के मंत्रिमंडल। ठीक है, पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है, पहला होता है आपका कौन सा, कैबिनेट मंत्री।
दूसरा आपका होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है आपका उप मंत्री। ठीक, तो ये आपका मंत्रिमंडल का जो संरचना इस टाइप की होती है ना। तो अब देखते हैं इधर बाकी चीजें। 75 कहता है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है, तो ऊपर हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फिर से एक बार कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए और सलाह के लिए कौन होगा, मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद का जो हेड होगा वो कौन होगा, प्रधान होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक, और वो अपने कृत्यों का प्रयोग कैसे करेगा, उसकी सलाह के अनुसार करेगा। अब यहाँ पे परंतु खंड दिया है कि जो राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह पर क्या है, वो साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। तो ये सलाह को क्या है, सलाह के लिए उन्होंने दो बातें कही है। ठीक है, इसको भूलना मत कि पहला है कि वो सलाह जो है उसको साधारणतः क्या मान लेगा, अगर उसको सही नहीं लग रहा तो उसके लिए क्या करेगा, वो पुनर्विचार के लिए भेज देगा। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। और राष्ट्रपति के पास अगर पुनर्विचार के बाद वो चीजें आती है तो उसको क्या है, उसको कार्य उसको करना पड़ेगा उस पर। अब इस प्रश्न क्या कि वो कोई भी जो भी बातें होगी कि उसने जो सलाह ली या नहीं ली, उसका कोई क्या होगा, जुडिशरी में जाके उसकी कोई विचार, उसके लिए कोई जांच नहीं की जा सकती है। ठीक है, पूर्ण अवलोकन नहीं किया जा सकता उसके बारे में। अब यहाँ देखिए मंत्रिपरिषद, मैंने आपको मंत्री का बता दिया, इसके 3 खंड होते हैं। जो मुख्य होगा वो प्रधानमंत्री कहलाता है, बताया। और जो अन्य होंगे उसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री होते हैं, फिर उप मंत्री होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब ये जो प्रधानमंत्री है यहाँ पे, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति करेगा। और जो अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक, अब इसमें एक क जोड़ा गया है आपका 44वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से, सॉरी 91 संशोधन अधिनियम के माध्यम से आपका एक का जोड़ा गया, एक का और एक खा, जो बताता है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या परिसीमित करने के लिए संविधान ने यह क्या किया है, 91 जो 91st जो अमेंडमेंट हुआ था उसके माध्यम से संशोधन किया था 2003 में। ठीक है, अब इसके हिसाब से क्या है कि जो आपका है कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसके माध्यम से क्या बताना चाहता है कि जो भी हमारी जो लोकसभा की जो संख्या है, ठीक है, उसका केवल 15% जो मंत्रिमंडल है वही आपका क्या होगा, कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल कहलाएगा मुख्य। ठीक है, जो आपका कैबिनेट मंत्री कहलाता है। ठीक है, जो कैबिनेट कहलाता है आपका, तो ये 15% होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्यादा होगा तो फिर वो दिक्कत पैदा करेगा। तो 15% लोगों को ही मंत्री पद दिया जाएगा। अब इसमें फिर एक और खंड जोड़ा गया कि किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्हत है, अपनी निर्हरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निर्हित होगा। दूसरा कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तीसरा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। चौथा है किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार अपने पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। पांचवा है कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। छठवा है कि आपका कि मंत्रियों के लिए वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, तथा और जब तक कि संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती तब तक ऐसे होंगे कि जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पूरा मंत्री परिषद के बारे में जो बातें हैं उसके संबंध में सारी चीजों को बताया गया है। ठीक,
ठीक है, तो ये जो आपका पहला आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, पहला आपका खंड था कि क्या बताया कि 15% से अधिक नहीं होगा। ऊपर की चीज आपको समझ आ गई कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन कौन, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा उनको। ठीक है, अब ये इसमें है कि केवल 15% तक की होगी जितने जो मंत्रियों की संख्या है वहां पे। ठीक है, मंत्री परिषद में। अब ख कहता है कि जो आपका है कि पात्रता के बारे में बताता है ये। ठीक, पहला आपका जो हमने इसको पढ़ा था तो ये आपका था कि संख्या के बारे में है, दूसरा ये पात्रता के बारे में कि कौन पात्र हो सकेगा। तो मंत्री परिषद के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो कि संसद के या सदन के किसी का कोई सदस्य होगा। ठीक है, सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि मंत्री जो है लोकसभा के सदस्य को ही बनाया जाए, लेकिन यह कठोर और पक्का नियम नहीं है। वस्तुतः इसके लिए योग्यता ही महत्वपूर्ण मानदंड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में से ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित करना चाहता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, और वह ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है, बस ये शर्त यही है कि उस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त होने के 6 महीने के भीतर, ठीक है, कि उसको जब भी शुरू किया गया तो उसके 6 माह के भीतर वह संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाता तो मंत्री पद पर बने रहने की उसकी पात्रता समाप्त हो जाएगी। अब इसको देखते हैं कि देखिए एक एच डी देवगौड़ा का मामला था, उसमें क्या हुआ कि जो एच डी देवगौड़ा थे, ठीक है, ठीक है, जो देवगौड़ा थे वो प्रधानमंत्री जब वो पीएम बने, ठीक है, तो क्या हुआ कि वो किसी भी जो सदन थे, जो आपका लोकसभा राज्यसभा, वो दोनों में से किसी के भी मेंबर नहीं थे। ठीक है, या सदस्य नहीं थे, और उन्होंने उसके लिए जो उच्चतम न्यायालय में इसके लिए कुछ चुनौती दी गई इस बात को। अब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 6 मंथ तक प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है, जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है प्रधानमंत्री तब भी बन सकता है यदि वो किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 माह तक के लिए वो बन सकता है, लेकिन उसको 6 माह के भीतर क्या है, उसको सदन के किसी जो संसद है उसके किसी भी के सदस्य के रूप में बन जाना आवश्यक होगा। ठीक है, अब इसमें क्या किया जा सकता है कि कोई जो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो संसद जो मेंबर के तौर पे काम नहीं कर रहा है, अब उसके लिए 3 बातें आपके पास होगी। उसको क्या है कि जो राज्यसभा है, ठीक है, उसके सदस्य मेंबर के तौर पे क्या है निर्वाचित कर सकते हैं, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा में जो जितने भी सीट है उसमें कोई भी अगर एक स्थान रिक्त है, ठीक है, तो उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं उसको चुनाव लड़ाकर वहां से, ठीक है, या चुनाव जिताकर। तीसरा है कि यदि कोई भी दोनों में आपका लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी स्थान रिक्त है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि जो भी अपने जो उन लोग के दल होंगे, ठीक है, जितनी भी पार्टी के जो भी लोग होंगे उसमें से किसी सदस्य को क्या करेंगे, जो सदस्य पहले से हैं उनको क्या करेंगे त्याग पत्र दिवा के उनको वहां में शामिल कर लेंगे, या उस पद को रिक्त करके उसको क्या बोलते हैं फिर से उनको करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी 1 ख के तहत है। अब 2 कहता है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मंत्री होंगे वो क्या करेंगे कि मंत्री इनका वो शपथ जो होगा, इसको देख लेते हैं कि शपथ के बारे में क्या है कि जो मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति जो पद है गोपनीयता की शपथ लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ वो शपथ किसके के द्वारा होगी, वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि मंत्री परिषद की जो मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पे किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। और जो सलाह है वो किसके तहत होगी, आपका जो शपथ होगा वो आपका शेड्यूल 3 के अनुसार, जो शेड्यूल 3 में जो आपको दिया गया है शपथ उसके हिसाब से होगी कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ठीक है, और इसी के साथ वो क्या है गोपनीयता की भी शपथ
लेते हैं, और ये कैसे रहेंगे, आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद में बने रहते हैं। फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। ठीक है, कि अब इनकी जो बातें हैं कि आपका उत्तरदायित्व की जब बातें आएगी तो वो कैसे होगा, आपका सामूहिक रूप से उसका उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, अब इसमें इनका शपथ का चीजें हो गई, अब इनका वेतन भत्ते की बातें इसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो वेतन भत्ता जो आपका छठवा जो इसका जो खंड है 75 का खंड का 6, तो खंड 6 उसमें बताया कि मंत्रियों का जो वेतन होगा और भत्ते होंगे वो कैसे होंगे, आपका वो संघ के मंत्रियों तथा का वेतन भत्ता दिए जाते हैं। वेतन और भत्तों का निर्धारण समय समय पर कौन करेगा, आपका संसद करेगा। मतलब संसद के कौन लोग, लोकसभा और राज्यसभा ही करेंगे। अर्थात क्या है कि जो मंत्री परिषद खुद ही अपना काम को करेगी संसद के तौर पे। ठीक है, अब इसमें यह है कि जो एक बार निर्धारित किया गया है, जो भी निर्धारित है, ठीक है, जो भी निर्धारित है क्या, कौन सा वेतन भत्ते, वो क्या होगा, आपका मंत्रियों के कार्यकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कि जो भी निर्धारित कर दिया गया है, इनका कार्यकाल कितना साल तक का होगा, 5 साल तक के लिए होगा, है ना। अब क्या है बच्चा इसमें कि इनकी क्या हाँ, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का, या सॉरी ऊपर था, कि किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति 30वीं अनुसूची के प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। मैंने बताया आपको भी कैसे शपथ दिलाएगा वो। फिर है कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उक्त अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बातें हैं जो आपके ऊपर है कि अगर कोई सदन का क्या है, सदन का सदस्य नहीं बन पाता है और मंत्री पद को में शामिल हो जाता है, तो वह उस अवधि की समाप्ति पर क्या होगा, मंत्री नहीं रहेगा। इसके संबंधित कई सारी चीजें होती रहती है समय समय पर, कि कोई जैसे कोई किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया गया और वो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का क्या है, सदस्य नहीं हुआ रहता है। अर्थात क्या है कि कई बार क्या है, चुनाव में कई बार वो हार कर भी क्या है, इन लोग जो किसी कोई हार जाए और उनका बहुमत होने की वजह से क्या है, उनको मंत्री पद दे दिया जाता है। ठीक है, अब छठवा आपको बता दिया मंत्री से संबंधित था कि इनकी, अब इनकी क्या बोलते हैं, पदच्युति के बारे में है कि इनका पद कैसे होगा। तो खंड 2 के अनुसार है आपका कि यहाँ पे जो बताया था कि प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति कभी भी किसी मंत्री को हटा सकता है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और है। इसके अनुसार क्या है कि यहाँ बोल दिया प्रसाद पर्यंत अपने पद पर को धारण करेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं होती है। कि क्योंकि देखिए जो राष्ट्रपति वो हमेशा किसके एड एंड एडवाइस से काम करता है, आपका प्रधानमंत्री के एड एंड एडवाइस से काम करता है। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी मंत्री को हटाना मतलब प्रधानमंत्री के ही बहुमत वाले पार्टी के मंत्री को हटाने की बात हो रही है। तो ये क्या है कि राष्ट्रपति उसी से सलाह लेगा जिसका वो हमेशा मना कर देगा, और ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपकी। इसका आखिरी जो एक पॉइंट है आपका, ये देख लेते हैं बस, कि जो मंत्री परिषद है उसका क्या होगा कि का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। कि जो भी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और उसका उत्तरदायित्व क्या होगा, सामूहिक होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का यह सिद्धांत मंत्रिमंडल के लिए गए निर्णय और निर्धारित नीति के प्रति आस्था रखने एवं उनके क्रियान्वयन पर आधारित है। जब मंत्रिमंडल द्वारा एक बार कोई निर्णय ले लिया जाता है अथवा नीति निर्धारित कर दी जाती है, तो संपूर्ण मंत्री परिषद का यह कर्तव्य होता है कि वह एकजुट होकर क्या करे, वह एकजुट होकर उनका समर्थन करे। ठीक है, तो ये क्या है, इनका जो सारा जो काम होगा वो क्या होगा, सामूहिक उत्तरदायित्व को बताता है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आपका 74 और 75 में जो आपका था मंत्री परिषद से संबंधित।